व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी कृतिका का पाठ 2 साना साना हाथ जोड़ी, जो कि एक यात्रा वृत्तांत और इसके लेखिका मधु कांकरिया। तो इसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सरल भाषा में, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। सम्मोहित मतलब आकर्षित है और गंतोक एक स्थान है जहाँ की यात्रा करने लेखिका पहुंची थी। तो इसका उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका में सम्मोहन जगा रहा था। उन जादू भरे क्षणों में लेखिका का सब कुछ स्थगित व अर्थहीन हो गया था। वहाँ की सुंदरता में लेखिका इस तरह से खो गई थी कि वो अपने आप को शून्य महसूस कर रही थी। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। तो इसका उत्तर है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के निवासी बहुत मेहनती होते हैं। वे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में भी अपना जीवन यापन कड़ी मेहनत के साथ करते हैं। तो यह प्रश्न था, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। तो उत्तर है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के निवासी बहुत मेहनती होते हैं। वे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में भी अपना जीवन यापन कड़ी मेहनत के साथ करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो इसका उत्तर है, श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। किसी नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो यहाँ हमसे पूछा गया था कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो लेखक जिस यात्रा पर थी वहां पर श्वेत और रंगीन पताकाएं मतलब झंडे उन्होंने देखे थे। तो किस ओर संकेत करते हैं हमें बताना था। तो इसका उत्तर है, श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है, जबकि किसी नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखिए। तो जितेन नार्गे जो था वो लेखिका का ड्राइवर और गाइड दोनों ही था। तो यहाँ पे पूछा गया कि जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, जितेन नार्गे ने लेखिका को निम्नलिखित जानकारियां दी। पहला है प्रकृति, सिक्किम के रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलती है। दूसरी भौगोलिक स्थिति, गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। कवि लॉन्गस्टॉक नामक जगह पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तीसरी है जनजीवन के बारे में, यहाँ जीवन कठोर है, यहाँ लोग मेहनती होते हैं, बच्चे दूर दूर से स्कूल पढ़ने आते हैं, वे अपनी माँ की काम करने में मदद भी करते हैं। तो जितेन नार्गे जो लेखिका का ड्राइवर और गाइड था, उसने सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में लेखिका को जानकारियां दी थी। प्रकृति के बारे में उसने बताया था कि सिक्किम के रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलती है। भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था कि गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। कवि लॉन्गस्टॉक नामक जगह पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और जनजीवन के बारे में बताया था कि यहाँ जीवन कठोर है, यहाँ लोग मेहनती होते हैं, बच्चे दूर दूर से स्कूल पढ़ने आते हैं, वे अपनी माँ की काम करने में मदद भी करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कि गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, किलोमीटर में दूरी पूछी जाती है।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो लेखिका जब लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर गई थी तब उसने घूमता हुआ चक्र देखा था और उसको देखकर लेखिका ने सोचा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। तो इसका उत्तर है, धर्म चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये बात जानकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी, क्योंकि पूरे भारत में लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। तो यह प्रश्न था कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो इसका उत्तर है, धर्म चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह बात जानकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी, क्योंकि पूरे भारत में लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। तो कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, पहला गुण है, एक कुशल गाइड को उस स्थान की प्राकृतिक तथा भौगोलिक स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है, गाइड को उस स्थान के जनजीवन व परंपराओं की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है, गाइड समय समय पर पर्यटक मतलब यात्री को उस स्थान की सही जानकारी देता रहे। और चौथा है, गाइड बोलने में कुशल, सहयोगी तथा यात्री की आवश्यकताओं का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। तो कुशल गाइड की विशेषताएं हैं यह, फिर से देख लेंगे एक बार। पहली है, कुशल गाइड को उस स्थान की प्राकृतिक तथा भौगोलिक स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरी है, गाइड को उस स्थान के जनजीवन और परंपराओं की जानकारी होनी चाहिए। तीसरी है, गाइड समय समय पर पर्यटक को उस स्थान की सही जानकारी देता रहे। और चौथी है, गाइड बोलने में कुशल, सहयोगी तथा यात्री की आवश्यकताओं का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7वां है, इस यात्रा में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित रूप को देखा है। हिमालय धीरे धीरे छोटी छोटी पहाड़ियों के स्थान पर अपने विराट और वैभव के साथ दिखाई देने लगा था। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा था। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में भी इसका उत्तर लिख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 8 है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो इसका उत्तर है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका उस परिदृश्य को अपने भीतर खींच लेना चाहती थी, जिससे वह फिर इन दृश्यों को देख सके। संपूर्णता के वे क्षण उसे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका उस परिदृश्य को अपने भीतर खींच लेना चाहती थी, जिससे वह फिर इन दृश्यों को देख सके। संपूर्णता के वे क्षण उसे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। लेखिका हिमालय की यात्रा के समय प्राकृतिक सौंदर्य में डूबी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य उसने देखे थे जो उसको झकझोर गए थे। तो दृश्य कौन से थे। तो इसका उत्तर है, लेखिका को निम्नलिखित दृश्य झकझोर गए। पहला है, पहाड़ी औरतें अपने कोमल हाथों में कुदाल और हथौड़े लिए पत्थर तोड़ रही थी। दूसरा है, कुछ औरतों की पीठ पर बंधी डोको का अर्थ है बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी थे। तीसरा है, मातृत्व श्रम की साधना साथ साथ कर रही थी। तो लेखिका को निम्नलिखित दृश्य झकझोर गए। पहाड़ी औरतें अपने कोमल हाथों में कुदाल और हथौड़े लिए पत्थर तोड़ रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी डोको मतलब बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी थे। वे मातृत्व और श्रम की साधना साथ साथ कर रही थी। तो ये दृश्य लेखिका को झकझोर गए थे। बाद अगला प्रश्न नंबर 10 है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें।
सैलानी मतलब पर्यटक या यात्री ही होता है जो कि किसी स्थान पर भ्रमण करने जाते हैं। तो सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। तो इसका उत्तर है पहला है उस स्थल के स्थानीय लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जहाँ भी पर्यटन करने जाते हैं तो उस स्थान के जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हीं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा है पर्यटन विभाग के कर्मचारियों का। तीसरा है वहाँ के गाइड का जो यात्री को पर्यटक स्थल के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसके बाद वह प्रश्न नंबर 11 है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर है आम जनता दिन रात मेहनत मजदूरी के काम करके देश की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और इसके बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। इसके साथ ही आम जनता की दैनिक आवश्यकताएं भी बहुत कम होती है। वे थोड़े में ही अपना गुजारा कर लेते हैं। इस प्रकार वे देश की आर्थिक प्रगति में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो फिर से हम इसका उत्तर एक बार देख लेंगे। आम जनता दिन रात मेहनत मजदूरी के काम करके देश की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और इसके बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। इसके साथ ही आम जनता की दैनिक आवश्यकताएं भी बहुत कम होती है। वे थोड़े में ही अपना गुजारा कर लेती है। इस प्रकार वे देश की आर्थिक प्रगति में विशेष भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, आज की पीढ़ी अपने स्वार्थ व आधुनिकता के नाम पर प्रकृति का विनाश करती जा रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इसे रोकने के लिए हमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करने होंगे तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आज की पीढ़ी अपने स्वार्थ व आधुनिकता के नाम पर प्रकृति का विनाश करती जा रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इसे रोकने के लिए हमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करने होंगे तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न नंबर 13 है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखे। तो स्नोफॉल मतलब बर्फ की जो बारिश होती है हिमालय जैसे स्थानों पर, तो प्रदूषण के कारण वह कम हो गई है। तो जो जिक्र किया गया है प्रदूषण के और इसके अलावा कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए वह हमें लिखना है। तो इसका उत्तर है प्रदूषण के निम्नलिखित दुष्परिणाम है। पहला है जल स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं। दूसरा है खाद्य वस्तुओं में रासायनिक पदार्थ बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ता जा रहा है। चौथा है मौसम चक्र बदलता जा रहा है और पांचवा है बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो फिर से देख लेंगे। प्रदूषण के निम्नलिखित दुष्परिणाम है, जल स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं, खाद्य वस्तुओं में रासायनिक पदार्थ बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ता जा रहा है, मौसम चक्र बदलता जा रहा है और बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। बाद अगला प्रश्न नंबर 14 है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है कटाव जो स्थान है वहाँ पर कोई दुकान नहीं थी और ये उसके लिए वरदान कहा गया था। तो इस कथन के पक्ष में हमें अपनी राय बतानी है। तो इसका उत्तर है कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि यदि वहाँ दुकानें होती, वहाँ पर्यटक आते और उस स्थान का व्यवसायीकरण हो जाता। ऐसी स्थिति में वहाँ गंदगी व कूड़ा कचरा भी फैलता, जिससे वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान होता। ठीक है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि यदि वहाँ दुकानें होती, वहाँ पर्यटक आते
और उस स्थान का व्यवसायीकरण हो जाता है। यदि वहां दुकानें होती तो वहां पर्यटक आते और उस स्थान का व्यवसायीकरण हो जाता। इस स्थिति में वहां गंदगी व कूड़ा कचरा भी फैलता, जिससे वहां की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान होता। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 15 है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचय, जल इकट्ठा करने या जल जमा करने की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर है, प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में जब पानी की कमी हो जाती है तो यही बर्फ की शिलाएं पिघल पिघल कर पानी की पूर्ति करती है। इस प्रकार प्रकृति ने जल संचय की अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, तो ठंड जब बहुत होती तब पानी बर्फ के रूप में जम जाता और इस तरह से वह जल इकट्ठा हो जाता है। और गर्मियों में जब पानी की कमी हो जाती है तो यही बर्फ की शिलाएं पिघल पिघल कर पानी की पूर्ति करती है। इस प्रकार प्रकृति ने जल संचय की अद्भुत व्यवस्था की है। अगला प्रश्न नंबर 16 है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो इसका उत्तर है, देश की सीमा पर बैठे फौजी अत्यधिक ठंड, भयंकर गर्मी व खतरनाक स्थानों पर भी देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। वे मौसम के साथ ही खाने पीने की समस्याओं का सामना भी करते हैं। हमें उनके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, उनके परिवारों की सहायता व सम्मान देना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है। और इस प्रकार पाठ साना साना हाथ जोड़ी के सारे प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।